हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं कि आप क्लास 11 में एडमिशन कैसे लें, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपको क्लास 10वीं में यानी 10th क्लास में अगर आपको कम मार्क्स आया है तो आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में क्लास 11 में एडमिशन कैसे लें, उसके लिए क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, इस सब के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ज़रा से भी स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हैं। तो आपको गूगल में आना है और उसके बाद आपको सर्च करना है 11th एडमिशन। जैसे ही 11th एडमिशन आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। डायरेक्ट ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं 11thadmission.org.in, अगर आप ये लिखते हैं डायरेक्ट गूगल में आके तो डायरेक्ट ही आपका जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको अपना एरिया यहाँ बोला जा रहा है चूज़ करने के लिए। अगर आप मुंबई से हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर आप पुणे से हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ नागपुर का भी दिया हुआ है, अगर आप नागपुर से तो ये सिलेक्ट करना है, अगर आप नासिक से तो ये सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप अमरावती से हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। जो भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं वो एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आपको मुंबई का आपको सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ। हर एक का प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, सिर्फ आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है। चलिए मैं मुंबई का पेज क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि पार्ट 2 फॉर्म है वो 5 जून को फिल होगा। तो बहुत सारे बच्चे का ये क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब क्या होता है। तो मैं आज आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या होता है। पार्ट 1 जो फॉर्म मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना रहता है, उसके बाद आपको पार्ट 1 फॉर्म फिल करना रहता है, उसके बाद आपको पार्ट 2 जो फॉर्म है वो फिल करना रहता है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप पार्ट 1 फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल जैसे आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, यही सब बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाता है। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का नाम, या आप कौन से कास्ट कैटेगरी से आते हैं, या फिर आपको माइनॉरिटी जो कॉलेज होते हैं उनका बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना, ये सब आपसे पूछा जाता है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 जो होता है वो उसमें आपको अपना कॉलेज चूज़ करना रहता है कि आपको कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। मिनिमम या मैक्सिमम जो आपका जो रहता है उसके अंदर आपको लगभग आप 10 कॉलेज में चूज़ कर सकते हैं, 10 या 20। अभी रूल हर वक्त चेंज होता है तो 10 या 20 आप उसमें कॉलेज अपना चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका पार्ट 2 का जो फॉर्म होगा वो 5 जून को फिल होगा। तो आज मैं आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 का फॉर्म कैसे फिल करना है ये दोनों के बारे में बताऊँगा, और 5 जून को एक नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि आपको अपने कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, कौन कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन कॉलेज को नीचे रखना है, और आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए ताकि मैं आपको हर एक जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले आपको यहां पे आना है और यहां पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने एरिया के आसपास से कॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर आउटसाइड MMR में लेना चाहते हैं, या फिर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के बाहर आप लेना चाहते हैं एडमिशन। तो मैं अपने एरिया में ही लेना चाहता हूँ, तो जैसे विथ इन MMR एरिया में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आपसे यहाँ पे दिया गया है। पहला दिया गया है फ्रेशर, दूसरा दिया गया है रिपीटर, तीसरा दिया गया है प्रीवियसली पास। तो इन तीनों का मतलब क्या ये होता है कि अगर आपने 2024 में एग्ज़ाम दिए थे 10वीं का, उसमें पास हो गए हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेशर सिलेक्ट करना है। रिपेयर उसे कहते हैं कि 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिए लेकिन उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं किया, और 2024 में वापस एग्ज़ाम दिया उसमें उन्होंने पास किए, तो उसे हम रिपीटर कहेंगे क्योंकि उन्होंने वापस से एग्ज़ाम दिया 10वीं का और उसके बाद उन्होंने 10वीं पास किया है, तो उसे हम रिपीटर कहेंगे। इसी तरह अगर हम प्रीवियसली पास देखें तो प्रीवियसली पास उसे कहा जाता है जो 2023, 2022 या फिर 2021 में 10वीं पास किए होंगे, उन्हें हम प्रीवियसली पास कहते हैं। तो अगर आप 2023, 2022, 2021 या 2020 में अगर आपने 10वीं पास किए थे तो आपको यहाँ पे प्रीवियसली पास सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे फ्रेशर सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था 2024 में, और उन्होंने 2024 में ही एग्ज़ाम पास कर लिया था। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से 10वीं पास की है। SSC मतलब होता है महाराष्ट्र बोर्ड से, या फिर CBSE बोर्ड से, या फिर CISCE बोर्ड से आपने दिए, या फिर IB बोर्ड से दिए हैं, या फिर
CSC बोर्ड से दिए हैं या फिर NIOS बोर्ड से दिए हैं या फिर एनी अदर बोर्ड से दिए हुए हैं। तो जो भी बोर्ड से आपने 10वीं दी है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। एक बार बता दूं, यहाँ पे जितने सारे बोर्ड हैं ये सब सेंट्रल के बोर्ड है, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये एनी अदर बोर्ड, यानी अगर आप अदर स्टेट से कोई भी 10वीं का एग्ज़ाम दिए, जैसे आप बिहार बोर्ड से दिए हैं या यूपी बोर्ड से दिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं मुंबई में एडमिशन लूँ 11th में, तो आपको ये सिलेक्ट करना है एनी अदर बोर्ड। तो इसमें जैसे क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे जो भी अदर बोर्ड है उनका पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं सब लिस्ट, जितने भी बोर्ड है सबका लिस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सब बोर्ड, जितने भी सी बोर्ड है सब आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके आप सब बोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें भी आपका बोर्ड नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अदर बोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप अदर बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम लिखने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। चलिए, मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो SSC बोर्ड से पास हुए हैं तो मैं SSC बोर्ड पे क्लिक करता हूँ। एक बार मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आप SSC बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे आप सीट नंबर जैसे ही लिखेंगे और गेट SSC डेटा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब फिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं CBSE बोर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको सीट नंबर डालना रहेगा, उसके बाद एक एक करके सब कुछ डेटा यहाँ पे आपको खुद ही फिल करना रहेगा, क्योंकि ये आपको डेटा को फैच नहीं करता, क्योंकि ये SSC बोर्ड का मतलब ये आपको SSC बोर्ड है ना, उससे डेटा वो ले लेता है, लेकिन अदर स्टेट के बोर्ड को वो डेटा नहीं लेता है। आपको खुद से अपना खुद का डेटा जो फिल करना रहेगा। यहाँ पे चलिए मैं SSC पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सीट नंबर डाल देता हूँ, जो भी इनका सीट नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना सीट नंबर यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। उसके बाद मुझे इस पर क्लिक करना है गेट SSC डेटा पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, चलिए मैं आपको इस पर क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो कैंडिडेट है उनका नाम आ चुका है, उनका मदर का नाम आ चुका है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। यस करेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक जितने भी सब फिल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च में हुआ था, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आपको ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद जो एप्लीकेशन का नाम है पूरा का पूरा नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID डालना है इफ़ अवेलेबल, यानी आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे उसका आपको आंसर देना रहेगा। कोई भी आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको से कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि विच योर फेवरेट गेम मूवी, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे आपको आपके पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड आपको अच्छे से डालना है ताकि आप भूल ना जाए, क्योंकि यही पासवर्ड आपको आने वाले वक्त में आपको काम आएगा। पासवर्ड आप अच्छे से डालेगा, 6 लेटर का होना चाहिए और आपको आपने जो भी स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे @ हैशटैग, आपको ये सब इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी आपका पासवर्ड जल्द से जल्द करेक्ट ना कर सके। तो इस तरह आपको सब कुछ फिल करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। चलिए मैं ये सब फिल करता हूँ, उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करके बताता हूँ कि आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब कुछ फिल कर लिया हूँ। अब मुझे रजिस्टर पे क्लिक करना है। चलिए मैं रजिस्टर पे क्लिक करके आप बताता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नया पेज, कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, जिसका भी आप एडमिशन करा रहे हैं। और उसके बाद उनका लॉगिन ID, ये लॉगिन ID आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यही लॉगिन ID से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे आगे का। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंट, अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर प्रोसीड टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको प्रिंट लेके बताता हूँ। जैसे प्रिंट पे मैं इसे पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस होगा। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी है एप्लीकेशन वो प्रिंट के फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पे PDF पे क्लिक करके आप उन्हें सेव भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे फाइल में आ चुका है। फाइल में आने के बाद मुझे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये सेव हो चुका है मेरे फाइल में। तो आपको कुछ इस तरह आपको सेव करके रखना है ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यही एप्लीकेशन ID आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉगिन ID भी जिसे हम बोलते हैं और उसको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी बोलते हैं। इसी फॉर्म नंबर से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू लॉगिन।
प्रोसीड टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप जैसे ही बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नया पेज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए होंगे लॉगिन करने का, आप इसे अपनी तरफ से भी रीड कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर था, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, वो आपको यहाँ पे टाइप करना, जिससे मैं अभी आपको बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वो आपको टाइप कर लेना है। और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। इन केस अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर किए हैं, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं नया पेज ओपन हो जाएगा। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पासवर्ड भूला है या अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं। जो भी भूल गए हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे ये पूरा डिटेल भरवाएगा एक एक करके। आपको यहाँ पे एसएससी का सीट नंबर, ये इसे सब आपसे भरवाएगा। उसके बाद आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो जिसे हम लॉगिन नंबर ही बोलते हैं, वो आपको देगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप आपका नंबर से, यानी आप अपना ओटीपी के ज़रिए मोबाइल नंबर से आप अपना पासवर्ड वापस से रीसेट कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं आपको हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप उसको समस्या का आप समाधान कर सकें। यहाँ पे आपको अपना जो भी लॉगिन आईडी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करना है। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो भी लॉगिन आईडी नंबर, जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ही बोलते हैं, वो फिल कर लिया हूँ। पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छे से फिल करना है फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 अभी आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं अभी लॉगिन किया हूँ। अभी तक मैंने अभी पार्ट 1 फॉर्म फिल नहीं किया हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही किया हूँ। अब यहाँ से मैं आपको पार्ट 1 फॉर्म फिल करना स्टार्ट अभी हो जाएगा, मैं आपको सिखाऊँगा। और उसके बाद जो आपका पार्ट 2 जो फॉर्म रहेगा वो आपको 5 जून को आएगा। यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 लाइन आपको दिख रहा होगा। इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इस साइड में कुछ इस थोड़ा आपको जूम, मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा आपको जूम करना पड़ सकता है, क्योंकि मोबाइल में आपको हर एक चीज़ लेके चलना पड़ता है। जैसे मैं ये 3 लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे ये 3 लाइन वैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो चुका है। ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। जैसे मैं डैशबोर्ड को यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताता हूँ। जैसे मैं डैशबोर्ड को जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे एक करके आपको देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे मतलब फिल करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद आपको कैटेगरी और जो रिजर्वेशन डिटेल है वो आपको फिल करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट इसमें अभी बताया गया है, क्योंकि अभी तो आपके पास 10वीं के मार्कशीट तो अभी आए नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो आपका रिजल्ट ही आया। 10वीं के मार्कशीट आने में अभी वक्त लगेगा। तो जब आपका 10वीं का मार्कशीट आएगा तब आपको यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट एंड एलसी दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे योर एडमिशन प्रोसेस फीस, आपको यहाँ पे फीस पे करना रहेगा। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ये सब जितने भी ऊपर के जितने भी स्टेप है, अगर आप ये सब फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म लॉक ही नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका जो लॉक एप्लीकेशन फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप सब भर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जब आपने लॉक ही नहीं किए तो क्या फ़ायदा सब कुछ करके, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट ही नहीं हुआ। सबमिट नहीं हुआ मतलब आपने फॉर्म फिल ही नहीं किए, इसका मतलब ये हो जाता है। तो आपको ये लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान देना है और इसको लॉक ज़रूर करना है। बगैर लॉक का आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे मैंने सब डिटेल भरा हूँ और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको सेव और नेक्स्ट उस पर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे
आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि ये बच्चा जो है महाराष्ट्र का है, एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का से 10वीं किया, इसीलिए उनका सब डिटेल ऑटोमेटिक सब आ रहा है। और अगर आप अदर स्टेट से तो आपको सब कुछ फॉर्म फिल करना होगा। और एक बात बता दूं, अगर आपके कॉलेज में ही आपका मतलब आपके स्कूल जो स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में अगर आपका कॉलेज है, तो अभी जो मैं ओके किया था उस ओके का मतलब होता है कि क्या आप अपने स्कूल में ही अपने 11 का एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे उनका इंडेक्स नंबर, आपका उसका USDIE नंबर आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। ये सब आपको फिल करना रहेगा, तो ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। ज़रूरी नहीं अगर आप ओके कर देंगे तो ओके करने के बाद भी आपकी मर्ज़ी, आप अपने स्कूल के कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें। ये उसलिए रहता था कि आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले तो लास्ट में आपके स्कूल वाले हैं वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है सब कुछ एक एक करके आपको फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके सब फॉर्म जो है एड्रेस वो फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी एड्रेस क्रेडिट है सब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। उसके बाद मुझे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना, तो यानी आपको जो भी डॉक्यूमेंट वो आपको सबमिट करना रहेगा टू योर जूनियर कॉलेज एट द टाइम ऑफ द एडमिशन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। यानी अगर जो भी LC और 10th मार्कशीट एंड एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप एडमिशन के जो वक्त रहेगा उस पर आपको वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ओके पे क्लिक कर लेते हैं तो यहीं से बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कैटेगरी एंड अदर मतलब रिजर्वेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आगे चलना है, क्योंकि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कम मार्क्स आया है तो भी आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप कास्ट कैटेगरी से आते हैं या फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट है, यानी माइनॉरिटी मतलब वो होता है जो मुस्लिम और ये इसी तरह के लगभग 6 जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में आते हैं। वो आप गूगल में आके जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से रिलीजन है जो माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी के जो कॉलेज होते हैं उसमें आपका कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है। और दूसरा, अगर आप OBC, SC और ST ये सब कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके पास इन सब का सर्टिफिकेट है, वो भी महाराष्ट्र का। तो अगर आपका कम मार्क्स भी है तो आप कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। मतलब कम मार्क्स में आपके अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएंगे, वहाँ के कट ऑफ के हिसाब से कि वहाँ के कट ऑफ कितना जाता है उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट योर कैटेगरी। जैसे मैं इस पर आता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ कि आप ओपन है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिया ओपन, OBC, SBC, SE, BC, EWS। यानी अगर आप जनरल में हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो उनके लिए यहाँ पे भी अलग स्किट रहता है। तो अगर आप जनरल से हैं तो EWS सर्टिफिकेट बना लीजिए और यहाँ पे आप अपना रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे मैं OBC पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे आ गया है नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको आ गया है। अगर आप OBC से हैं तो आपके पास NCL यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द मतलब ऑथराइज, यानी अथॉरिटी यहाँ पे लिखा हुआ अथॉरिटी, यानी आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अथॉरिटी से इशू हुआ है। तो आपको यहाँ पे येस करना है। येस करने के बाद आप जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जो भी आपका स्टेट है, बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू आउट ऑफ महाराष्ट्र नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप बिहार के हैं या फिर यूपी के रहने वाले हैं और आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है बिहार यूपी का, तो यहाँ पे जैसे आप बिहार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा और आपको एक जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट योर
कैटेगरी फॉर एडमिशन यहाँ पे आपको दिखा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास से आपको एडमिशन लेना है। तो अदर बैकवर्ड क्लास पे आपको सिलेक्ट करना है, यानी ओबीसी। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट का जो डिटेल है यहाँ पे फिल करना है एक एक करके। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से अगर आप ओबीसी हैं तो अगर आप यहाँ पर उसका लाभ नहीं ले सकते। अगर आप महाराष्ट्र के आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर अदर कोई भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट से मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी इन किसी भी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको जनरल पे सिलेक्ट करना है। जनरल पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे सब क्लोज हो गए। तो मैं उन सब के लिए सबको लेके चल रहा हूँ जो बच्चे कैटेगरी में है, यानी जो बच्चे ग्रेजुएशन का लाभ लेना चाहते हैं वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, जो जनरल वाले हैं वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सबको मैं लेके चल रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा नॉलेज मिलेगा ताकि आप फॉर्म फिल करने में कोई भी गड़बड़ ना करें और आपको अच्छा से एडमिशन मिल सके। तो इस तरह आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो गार्जियन या अगर आपने फ्रीडम फाइटर थे तो यहाँ पे अगर येस करेंगे तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब उसका सर्टिफिकेट आप देंगे तो उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसलिए मैं नो सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे का नो ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डज योर पेरेंट्स, यानी आपके जो बिलोंग एक्स सर्विस कैटेगरी, यानी आपके माता पिता जो भी है वो एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से आते हैं, या फिर डज एप्लीकेशन बिलोंग टू स्पोर्ट कैटेगरी, यानी अगर आपने स्पोर्ट खेले हैं, अगर आप स्पोर्ट खेले हैं और आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है स्टेट या नेशनल लेवल का, तो अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको एक ही करके सब कुछ लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल आपको दो ही है। स्टेट लेवल का आपका नहीं होना चाहिए, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का अगर आपने खेले तो भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। जैसे मैं नेशनल लेवल का करता हूँ तो यहाँ पे आपको रैंक सेलेक्ट करना है कि रैंक आपको क्या आया था। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि गोल्डन, सिल्वर जो भी है आपका इन्हीं में से आपका रैंक है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर आप स्पोर्ट कोटा मतलब अगर आप स्पोर्ट कोटा में से एडमिशन नहीं लेना चाहते, यानी आप स्पोर्ट के पास आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करेंगे सब खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके माता पिता यानी आप ऑर्फन है यानी आप अनाथ है। तो अगर आप अनाथ है तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। 1% कोटा का आपको यहाँ पे रिजर्वेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्योंकि बगैर सर्टिफिकेट कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर येस है तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नो है तो नो पे आपको क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट या कोर्स आपने 10वीं में लिए थे तो आपको येस करना है। उसके बाद आपको नो कर देना है। तो अगर वोकेशनल सब्जेक्ट या कोर्स आपने नहीं किए तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आप बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी कोटा में तो आप येस करेंगे। येस क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन और आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रिलीजन है ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। मैं बोला था आपको यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 मैं आपको बोला था कि 6 जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो भी आपका माइनॉरिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, माइनॉरिटी लैंग्वेज उस पर क्लिक करना है। जो भी आपका माइनॉरिटी लैंग्वेज हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक बात बता दूँ मैं, ये इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एक तो माइनॉरिटी आपका जो है मुस्लिम कॉलेज में एडमिशन, अगर आपका मुस्लिम आप सिलेक्ट करते हैं तो जो भी मुस्लिम का कॉलेज रहेगा उसमें वो जो एडमिशन रहेगा वो आपको कम बेस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का भी माइनॉरिटी है। तो लैंग्वेज माइनॉरिटी में क्या होता है कि जो भी जैसे तो जो भी उर्दू कॉलेज रहेगा तो उसमें उर्दू मतलब उर्दू कॉलेज माइनॉरिटी है तो जैसे उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा कम मार्क्स में। उसके अलावा अगर आप गुजराती आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मिथी बाई है वो गुजराती लैंग्वेज माइनॉरिटी जो कोटा है वहाँ पे मिलता है। तो अगर आप गुजराती सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कम मार्क्स में भी अगर गुजराती माइनॉरिटी सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपके जो एलसी है उस पर जो आपका जो लैंग्वेज है मदर टंग वो आपको गुजराती होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन हाउस कोटा। तो इन हाउस कोटा का मतलब क्या होता है? इंसान कोटा का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इन हाउस कोटा उसे कहते हैं जो आप ही के स्कूल के अंदर
11-12 का पढ़ाई होता है उसे हम इन हाउस कोटा बोलते हैं। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यस करना है, अगर नो करना है तो आपको एक एक करके आपको सब सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एक एक करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आप सबसे जा रहा है कि यहाँ पे मैंने 2 चीज़ सिलेक्ट नहीं किया हूँ, वो मुझे सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे मुझे नो करना है और उसके बाद यहाँ पे भी नो करना है, सब कुछ मुझे नो कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और उसके बाद मुझे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका जो मार्क्स है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पास है बच्चा, इंग्लिश में भी पास है और साइंस में भी पास है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका मार्क्स है वो कितना है, परसेंटेज कितना बन रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक ही करके आप देख सकते हैं। यही अगर आप अदर स्कूल या मतलब अदर स्टेट से आते हैं और अदर बोर्ड से अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो यही आपको हर चीज़ खुद से फिल करना रहेगा। अगर आप महाराष्ट्र से 10वीं दिए हैं तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ फिल रहता है। उसके बाद मुझे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दिखा होगा कि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है डिटेल यहाँ पे, और यहाँ पे स्कूल कॉलेज का आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट कुछ पेज कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पे आप अपना माइनॉरिटी जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अपलोड कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको कुछ PDF ओपन होगा। PDF कुछ इस तरह का आपका ओपन होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का PDF ओपन होगा। ये माइनॉरिटी कोटा में अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो एडमिशन है, जैसे आपने रेगुलर राउंड के थ्रू अगर आपका नाम आया कोई कॉलेज में और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है जो माइनॉरिटी के कोटा के अंदर आता है, तो एक ही राउंड के अंदर आप दूसरे कॉलेज में जाकर आप शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आप एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको फिल कैसे ये फॉर्म करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, जिसे लॉगिन नंबर जिसे बोलते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप संभाल के रखना, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको सिटी फिल करना है और यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका मदर टंग है, जैसे मैंने यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट किया था तो आपको यहाँ पे उर्दू लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, यानी मुस्लिम, हिंदू, जो मतलब हिंदू तो नहीं आते माइनॉरिटी कोटा में, जो भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 6 कैटेगरी दिया हुआ है, उनमें से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप जो डेट है, जिस डेट पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे डालना है। और उसके बाद डेट डालने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट का यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। पेरेंट का आपको नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो कुछ इस तरह आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसका फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद बैक आना है। बैक लाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करना है और वो अपना जो भी आपने अभी जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है माइनॉरिटी कोटा का मैं आपको अभी बताया था कि आपको कैसे फिल करना है, उसी का आपको यहाँ पे फ़ोटो निकाल के यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। जो आपका जो साइज होना चाहिए ना वो 1 MB में होना चाहिए और JPG, JPEG, PNG एंड BMP एंड PDF साइज में होना चाहिए। सिंपली भाषा में कहूँ तो अगर आप फोटो खींच के डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF बना के भी अपलोड कर सकते हैं, किससे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो साइज़ होना चाहिए वो 1 MB तक ही होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 MB से कम रहेगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपलोड का सेक्शन उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको अपने गैलरी में सिलेक्ट करना है, इसलिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने जो फाइल है वहाँ पे आ जाएंगे। 3 लाइन पे क्लिक किया, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी का ऑप्शन है। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो मेरे गैलरी में जितने भी फ़ोटो है सब यहाँ पे आ चुका है। जहाँ भी वो फ़ोटो रखा हुआ है वहाँ से मैं उसे उठा लूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोटो है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे अभी अपलोड नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिनट स्लो चल रहा है। मैं वापस से ट्राई करूँगा और वापस से मैं इसको अपलोड करूँगा। उसके बाद जब आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, वो अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू करके कि जो मैंने फाइल अपलोड किया, जो फ़ोटो अपलोड किया है वही फ़ोटो है कि नहीं। और यहाँ से अगर आपको लगता है कि मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया वो गलती से कुछ और फ़ोटो अपलोड हो चुका है तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी फाइल या जो भी फ़ोटो आपने अपलोड किए हैं उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चलिए व्यू पे क्लिक करता हूँ। व्यू पे जैसे मैं क्लिक किया तो मेरे सामने आ चुका है, यानी मैंने जो फाइल जो यहाँ पे जो अपलोड किया हूँ वो सही किया हूँ। उसके बाद मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद नीचे आ देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ से मुझसे पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका नाम है और सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे 225 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीड टू पेमेंट एडमिशन प्रोसेस फीस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद मुझे प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपना नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, तो मैं यूपीआई की तरफ पेमेंट करूँगा। यूपीआई सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। मैंने अपना ऊपर यूपीआई आईडी डाल दिया हूँ। उसके बाद मुझे पे का ऑप्शन आ रहा है। पे पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, पे नाउ, जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और मेरे मोबाइल पे एसएमएस आएगा। देख सकते हैं ऊपर एसएमएस आ चुका है। कुछ इस तरह का आपके मोबाइल मैसेज में एसएमएस आएगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट गूगल में पहुँच जाऊँगा। गूगल में पहुँचने के बाद मुझे पेमेंट करना रहेगा। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। चलिए मैं फटाफट यहाँ से पहले पेमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। उसके बाद जैसे मैं पेमेंट कंफर्म करता हूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में ये आएगा। यहाँ पे आप जो भी देखेंगे सब डिटेल जो भी आपने भरे रहेंगे वो सब डिटेल यहाँ पे आपको शो होगा। एक एक करके आपको सब कुछ देख लेना ताकि आपको जो भी मिस्टेक हो, यानी आप फॉर्म भरने में जो भी मिस्टेक की है या कुछ गलती कर दी है तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा ताकि आप उससे अभी करेक्शन कर सके। क्योंकि आप जब करेक्शन करना रहेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट होने के लिए वहाँ चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। इस तरह मैं एडिट कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ सही है तो मैं 3 लाइन पे क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं वापस आ गया और एक करके सब कुछ दिखूँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कि मुझसे यानी ये मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर मुझे करेक्शन करना है, तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, यानी आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसे लॉक कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे से यू विल नॉट एबल टू या मॉडिफाई, यानी अगर आप एक मरतबा कंफर्म कर लेते तो आप वापस इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक किया तो ये सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद मुझे इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रिंट आउट मेरे मोबाइल में आ जाएगा और यहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन होगा। PDF पे क्लिक करके मैं इसका प्रिंट आउट ले लूँगा। चलिए मैं इसका PDF बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका PDF बना लेता हूँ। PDF बनाने के बाद मैं बैक आता हूँ। उसके बाद आपको समझाता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। जैसे मैं बैक आया तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये जो आपका फॉर्म है वो तो आपने लॉक कर दी है, लेकिन जो आपका वेरिफिकेशन है स्कूल की तरफ से नहीं हुआ है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका वेरिफिकेशन डिटेल जो होगा, यानी जो स्कूल होगा वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आप कौन से स्कूल से आपको जाके वेरिफिकेशन करवाना है। और उसके बाद नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और आपको कॉन्टैक्ट टाइम भी दिया हुआ कि कब से कब तक आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, इस पर क्लिक करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे वेरीफाई कर दो। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, वेरीफाई हो जाने के बाद नीचे एक नया ऑप्शन शो होगा। इसके नीचे एक नया ऑप्शन होगा जिसे हम पार्ट 2 कहते हैं और पार्ट 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करते तब तक आप पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस तरह आपको पार्ट 1 का जो वेरिफिकेशन है वो करवाना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।